आज भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि नेचुरोपैथी सेंटर जो जोका में है, उनके सुनाम धन्य उनके डायरेक्टर और उनके मेन डॉक्टर साहब हमारी रिक्वेस्ट पर आज नेचुरोपैथी के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है, किस तरह हमें रहना चाहिए, इस विषय में एक विस्तृत वार्ता रखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब आप कृपया मंच पर आएं। मैं सुमन से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का परिचय दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। We are honored to have Dr. M.A. Ramamurthy with us. He's a renowned Chief Medical Officer of the Nature Cure Yoga Center, Joka, Kolkata. With an illustrious career spanning 37 years, Dr. Murthy has dedicated his life to promoting natural healing, preventive health care, and holistic living. Over the years, he has served in prestigious institutions like the Jindal Center, Akriti Center, and now he's at the Joka Center, Kolkata. Dr. Murthy is uniquely qualified in several specialized disciplines like cognitive behavioral therapy, osteotherapy, chiropractic, acupuncture, and de-addiction counseling. His exceptional contribution has earned him several recognitions, Patanjali Gold Medal being one of them, awarded by the Ayush government of Karnataka. Dr. Murthy is a visionary healer, an inspiring mentor, and a committed ambassador of holistic health. And we are happy to have him share his insight with us today. May I please request Gopalji to come up and felicitate Dr. Murthy. Without much ado, we hand over the stage to Dr. Murthy. हिंदी चलेगा? अच्छा, नहीं तो पूरा हिंदी बता दिया तो लोग ये नहीं समझना चाहिए मुझे अंग्रेजी नहीं आता है। आप क्या अपेक्षा रखते हैं मुझे मालूम नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वही कह दूँगा। जनरली मैं सार्वजनिक जीवन में हर क्षेत्र के लोगों, हर उम्र के लोगों के सामने पब्लिक टॉक्स दिया हूँ। क्या चाहते हैं लोग, मुझे 40 साल के अनुभव में आज तक लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। मेरा कर्तव्य मैं कर लेता हूँ और वो करने के बाद जो लोग सुनते हैं उसके अंदर क्या परिणाम हुआ है वो मुझे मालूम नहीं रहता है।
बट एनीवे मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। मैं 1985 में मैंने डिग्री प्राप्त करके बाहर निकला, तो ऑलमोस्ट 40 साल से फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो जिस तरीके से जो सिस्टम स्टार्ट हुआ आज उस स्तर पे नहीं है, वो एक प्रोफेशन बनते हुए चले जा रहा है। वो उपचार की दृष्टि से नहीं है, वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको निसर्गोपचार के बारे में समझना है तो ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और इससे हमें हमारे लिए टेक अवे क्या है। अगर अगर 1 घंटे का जो आपके सामने जो इनफॉर्मल तरीके से मैं बात करता हूँ, तो इस बातचीत में मैं केवल आपको ये निसर्गोपचार क्या है, कब शुरू हुआ, और अल्टीमेटली हमारे लिए क्या टेक अवे है। घर जाके यहाँ 1 घंटा सुनने के बाद मुझे वापस क्या मिला, वो इसमें मेरा आज का सब्जेक्ट रहेगा। आप अगर जानते हैं तो एक स्टैटिस्टिक्स के एंगल से आज हमारे देश में 80% के आसपास बीमारियां जो है वो मेटाबॉलिक सिस्टम से जुड़ा है। आप डायबिटीज़ कहिए, ओबेसिटी कहिए, हाइपरटेंशन कहिए, पेट से रिलेटेड समस्या कहिए, जो भी प्रॉब्लम्स जो दुनिया में आज है हमारे देश में, इसमें से 80% बीमारियां केवल मेटाबॉलिज्म से जुड़े हैं। और ये हमें तब पता चला जब कोविड का संकट आया था, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि शरीर चल रहा है, चलाने दो, जब तक चलेगा तब तक, फिर जब प्रॉब्लम होगा तब देखा जाएगा। द शू फिट्स, शू इज फॉरगॉटन काइंड ऑफ पीपल वी आर। वो ज़माने में लोग आते थे चिकित्सा के लिए, वो ऐसे आते थे कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे दवा नहीं लेना है, मैं आपके सिस्टम के द्वारा मुझे बिना दवा से मेरा इलाज करना है। ठीक है, आज वो एक हमारे कान में वेरी रेयरली मिलता है सुनने को। बड़े बड़े फाइल्स लेके आते हैं, उसमें 30-40 साल बहुत समृद्ध तरीके से डायबिटीज़ को पाला पोसा लोग आज हमारे देश में हैं। और अगर 1-2 साल और चले जाएगा तो इंडिया विल बिकम डायबिटिक कैपिटल। इतने संख्या डायबिटिक्स है आज। और इंडिया तो अमेरिका के बाद सेकंड नेशन इन द नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल। ये सब जो बीमारियां जो कॉमनली हम सुनते हैं, इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। ये लाइफस्टाइल डिसीज़ जो है, इसका मूल कारण मेटाबॉलिज्म है। और अगर दूसरा चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक्स यह है, ओनली 26% ऑफ इंडियंस हैव ए बेटर मेटाबॉलिक सिस्टम। वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो आदमी बीमार नहीं हो सकता, वो केवल 26% है। आप सोचिए 74% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर इन वन और द अदर वे सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद कहते ही आता है खाना। जो खाना हम आराम से खाते हैं बिना सोचे समझे, वही खाना जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए आपको दवा बन जाता है जब वो पेट के अंदर जाता है। सो फूड इज़ योर मेडिसिन। बट अनफॉर्चुनेटली हम इतने मोहक हो गया है खाने को लेके, बस
कुछ कुछ रेस्ट्रिक्टेड खाने के बारे में बात करें तो सवाल हजार उठता है, लेकिन वही कचौड़ी बेलपूरी खाने के लिए कभी भी आदमी एक सवाल भी नहीं पूछता है, खाता है। That's the state of affairs. जापान इज अ कंट्री ऑफ ओल्ड पीपल। आज तक एक ओवरवेट केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारे वहाँ हम बॉडी कंपोजिशन एक मशीन के ज़रा कराते हैं। वहाँ एक चीज़ हम डिटेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिक एज एंड chronological age. A person walks with his actual age and the machine gives out metabolic age. जनरली आदमी का क्रोनोलॉजिकल एज से मेटाबॉलिक एज कम रहना चाहिए। मुझे बहुत गर्व होता है ये कहने के लिए, मेरा उम्र 68 है लेकिन मेरा मेटाबॉलिक एज 40 है। लेकिन केवल मैं ही एक आइडियल आदमी हुआ, सबका मेटाबॉलिक एज उम्र से ज़्यादा ही रहता है। एक सिंगल केस आज तक हमें नहीं मिला वहाँ उनका क्रोनोलॉजिकल एज से मेटाबॉलिक एज कम है। इसका कारण क्या है? लाइफस्टाइल, जीवन शैली। लोग समझते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं हेल्दी हूँ। बहुत गलत है। देर आर दो चीज़ें हैं, एक इलनेस, एक वेलनेस। हेल्थ तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विश्व आरोग्य संस्था का हेल्थ का डेफिनेशन ये है, इफ़ ए पर्सन इज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशियली एंड स्पिरिचुअली फंक्शनल, इसको हम हेल्दी कहा जाता है। आई थिंक आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है। ओके। वेलनेस भी, लेकिन अगर आप हेल्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक वेलनेस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हेल्थ इज ए प्रॉपर प्रोडक्ट, यू हैव टू अक्वायर इट। लेकिन वेलनेस इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स ए सेंस। अगर आप इसको सेंस कहते हैं, इसका मतलब यू फील इट। ये लोग मेरा अक्सर सुनते रहते हैं, तो उनके लिए ये रिपीटेशन है। वेलनेस एक सेंस है। सेंस का मतलब क्या है? यू कैन फील इट। एनीथिंग दैट यू कैन फील, वो फीलिंग भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अलाइंड रहना चाहिए। बापूजी ने एक शब्द कहा था कि इफ यू आर थिंकिंग एंड एक्शन, इफ द गैप इज रिड्यूस्ड बिटवीन थॉट एंड द एक्शन, यू आर हैप्पी। सो मेनी ऑफ अस, हमारा जो सोच एक है, सोच का जो करने का जो है, वो तो कभी आपने सोचा नहीं, जो हुआ है आपके सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ कुछ और सोच के आया था और कुछ और हो रहा है। यही है सच्चाई। इसीलिए आपका जो करना और सोचना, दोनों में अगर अंतर कम होता है, देन यू आप एहसास करने का एक आपके अंदर आ जाता है, जो फील। इफ यू फील यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी। इफ यू फील you are not healthy, you are not healthy. You cannot establish health. That's a long process. But फील तो कर सकते हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मैं ठीक हूँ कहने के लिए भी प्रॉब्लम है। एक आधा घंटा लेते हैं, सोच के फिर बताते हैं। So, wellness sense
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अचीव करने का, उसके लिए एक जीवन शैली की ज़रूरत होता है। हम ज़्यादा उपचार के बारे में ज़्यादा मैं फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पॉसिबल है करने के लिए, लेकिन उसमें से एक चीज़ मैं हमेशा स्ट्रेस करना चाहता हूँ, जीवन शैली। इसको हमारे हिंदू परिभाषा में रहन सहन कान पान कहा जाता है। What you eat, what you think, what you behave. There has to be a total drastic changes in our thinking, total drastic changes in our eating habits, total drastic changes in our behavior, unless and until ये। और दूसरा, हमारा जो बाहर का जो मेडिकल सिस्टम है, या आजकल का मेडिकल सिस्टम के बारे में ना कहना बेटर है। एक आदमी कम से कम 5 सिस्टम का अनुभव तो ले चुका। I mean, anybody you talk in India, he must have gone through allopathy, he must have gone through homeopathy, he must have gone through Ayurveda, he must have gone through naturopathy, और मौका मिले तो तिरुपति भी जाके आ गए होंगे। लेकिन बीमारी तो कायम जैसा है वैसा रहता है, क्योंकि कोई भी आपके सामने जो बैठा है वो आपका बीमारी से आपको बचाने के लिए नहीं है, आपको और बीमारी ज़्यादा करके हमारा बचाव में ये हमारा व्यवस्था है। यू डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ, वी डोंट हैव ए मेडिकल काउंसिल इन इंडिया, we don't have a regulatory apex body for Ayush systems, but there is a ministry. बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा अक्सर मैं ये लोगों के सामने पेश करते रहता हूँ। एक आदमी रात को 10 बजे के आसपास उनको बराबर नींद नहीं आता है। एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, हम तो एक दिन भी नहीं देखते हैं, भागो डॉक्टर के पास। लेकिन वो आदमी थोड़ा अलग था, वो औरत अलग थी। तो 2-3 दिन ऑब्ज़र्व किया और उनको समझ में आ गया कि 10 बजे मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो एक डॉक्टर के पास जाती है, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द होता है। डॉक्टर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि पेट में गैस बन रहे होंगे, इसीलिए उसको नींद नहीं आ रहा है। करवटें बदलते रहे सारे रात हम, गैस की कसम। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्या करना चाहिए, तो ले लिया। 10-15 दिन तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सीक्रेट क्या है, वो भी 10 बजे ही क्यों दर्द आता है, और 10 बजे जब दर्द आता है नींद नहीं आता है। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सीरियसली वो जो कहता है वो करते नहीं है, फिर डॉक्टर को बदल, क्योंकि यू कैन बाई अ डॉक्टर। तो ये दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लेकिन एक चीज़ उनको याद आता है। डॉक्टर पूछता है कि एक्चुअली क्या होता है। एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास मेरे पेट में कुछ चलता है, उससे मुझे दर्द होता है। अच्छा, डॉक्टर ने डिसाइड कर ले कीड़ा हो सकता है, इसीलिए वो तो कीड़ा मारने का जो दवा होता है, डीवर्मिन कहते हैं हम इसको, उसको प्रिस्क्राइब करके एक 15 दिन के बाद आ जाओ। वो जाते हैं, लेकिन आपने जो दवा लिया कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, हम हमेशा ऐसे ही हैं। ऊँग नती आवे, संडास नती आवे, नती फर्क। यही है हमारा जीवन शैली। वी डोंट सी द चेंज। बहुत चेंजेस शरीर के भीतर भी होते रहता है, हम इसके लिए अवेलेबल ही नहीं रहते, बिकॉज हमारा रिक्वायरमेंट तो मोबाइल है, 7 इंच का स्क्रीन से जुड़ा हुआ है।
तो फिर जब उन्होंने डिवर्मिन का काम नहीं चल रहा है तो पूछता है कम से कम ये तो बता दो क्या चल रहा है। वो कहते एक छोटा सा सांप मेरे पेट में चल रहा है, उससे मुझे नींद नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर डॉक्टर डिसाइड करता है ये तो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सांप तो पेट के अंदर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो फिर उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। यही होता है, एक 15-20 दिन के बाद महीने भर इलाज चल रहा है, लेकिन रात को 10 बजे पेट में कुछ चलना और नींद नहीं आना, ये तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हम आप सब लोगों का यही अनुभव है, हम कोई अलग नहीं हैं। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते ही वो साइकियाट्रिस्ट भी पहले ही डिसाइड कर लिया, अगर रेफ़र किया हुआ केस है तो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में लिखो, एक दवा डिप्रेशन के लिए, एक दवा एंग्जाइटी के लिए, एक दवा नींद के लिए लिख के दे दिया, जाओ 15 दिन के बाद आ जाओ। वो बगल में एक औरत थी, है ना, औरत लोगों के मुंह तो चुप नहीं रहता है, तो सीक्रेट लीक हो जाता है। अरे 3 महीने से चक्कर काट रहे हो, डॉक्टर का क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने मुझे अरे ये तो एक डिप्रेशन के लिए, एक एंग्जाइटी के लिए, एक नींद के लिए, अगर ये लेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, ये छोड़ के देखो आपको मालूम हो जाएगा। उस औरत ने एक दिन छोड़ दिया, फिर रात को 10 बजे पेट में सांप चलना और पेट का दर्द शुरू हो गया। फिर साइकियाट्रिस्ट के पास चली गई, किया क्या आपने? मैं दवा बंद किया। क्यों? एक मेरे सहेली ने कहा कि तो ये उस जमाना, आजकल क्या है, गूगल बताता है ये हमारा प्रॉब्लम है। हम कोई भी पेशेंट आता है तो पहले गूगल करके आते हैं। तो जब वो बताते हैं हम कहते गूगल किया क्या? गूगल किया तो पहले उसको वॉश आउट करो, फिर आपको क्या होता है वो बता दो। फिर उन्होंने कह दिया दवा छोड़ नहीं सकते हैं। इस औरत को तब अकल आया, कब तक लेना है? जब तक आपके पेट में जो सांप नहीं चलता है तब तक के लिए आपको लेना है। तो औरत ने डिसाइड कर लिया ये डॉक्टर भी गलत है, वो तो है, वो चलेगा और मेरा प्रॉब्लम रहेगा, दवा सल्यूशन नहीं है। फिर कहाँ? सर्जन के पास जाएंगे। अपने आप डिसाइड करके सर्जन के पास चला गया, कह दिया मेरे पेट के अंदर जो सांप चलता है 3-3.5 महीने से मैं इलाज कर रहा हूँ, उससे मुझे कोई मुक्ति नहीं मिला है, अब मेरा ऑपरेशन करो। आजकल लोग डॉक्टर के पास जाके, सर्जन के पास भी जाके मेरा ऑपरेशन करो कह देते हैं। पहले डॉक्टर कहता था और लोग सोचते थे, अब कुछ नहीं, डॉक्टर के लिए सोचना है। अभी आ गया सीधा सर्जरी करो कहने के लिए, अब डॉक्टर को सोचना है करना है नहीं करना है। देवी प्रसाद शेट्टी सेज अर्लियर वी वर स्पेंडिंग आवर्स टू एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाई यू शुड गो फॉर अ सर्जरी। आजकल हमें सर्जरी की ज़रूरी नहीं है, आप जाओ कहने के लिए 1 घंटा लग रहा है। तो उस महानुभाव ने, एनीवे औरत तो रेडी है, बकरा तो मिल गया, बकरीद भी है, तो फिर कल आ जाओ, 40,000 डिपॉजिट करो, ऑपरेशन हो जाएगा और सांप निकाल देंगे। लेकिन उनके विश्वास में रहना था। मैं अमेरिका में था उस समय भी, मैंने एक ऑपरेशन ऐसा किया था, उस औरत को अब बराबर नींद आ रहा है, तो अमेरिका मतलब हमारा चैनल बहुत फास्ट एक्टिवेट हो जाता है, तो विश्वास आ गया। उस औरत अगले दिन गया, 30,000 डिपॉजिट किया और सर्जरी हो गया। उन्होंने ओपन किया, फिर स्टिच लगा दिया और लेटा दिया। उस औरत को और रात को बहुत अच्छी तरह नींद आया, लेकिन सर्जन को मालूम था सुबह फिर कुछ न कुछ समस्या लेके आएगी। तो उन्होंने रास्ते में एक स्नेक चार्मर से मिलके एक सांप लेके उसको बाटल में रख के अपने घर गया। तो फिर जब सुबह
बुलावा आया, डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन तो किया, सांप को निकाला, वो दिखाया नहीं मुझे। तो डॉक्टर ने देखो यही सांप था आपके पेट में से मैं निकाला। तो औरत फिर नॉर्मल हो गई, लेकिन उसकी बेटी चाय पिलाने के लिए माँ को आई। उन्होंने कहा माँ, डॉक्टर ने तो सांप निकाल दिया, लेकिन उससे अंडा छोड़ के अगर दूसरा सांप निकलेगा नहीं, उसका क्या गारंटी है। लेकिन उस औरत को थोड़ा अकल होना चाहिए, डॉक्टर ने एक ही सांप निकाला है तो दूसरा अंडे की सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उस औरत को अकल कहाँ है? वी डोंट हैव ए पर्सपेक्टिव। खलील जिब्रान कहता है, धूल चेहरे पे था, आईना साफ करता चला गया। तो ऐसे लोग हैं हम। तो फिर प्रॉब्लम फिर स्टार्ट। पुनरावर्तन, ये माइंडसेट है। हम ऐसे, हमारा जो बिलीफ सिस्टम के आधार पर जो हम एक माइंडसेट डेवलप करते हैं, उस माइंडसेट के आधार पर हमारा सारा जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जो भी फंक्शनैलिटी रहता है, वो उस माइंडसेट के आधार पर चलता है। अगर बदलना है तो आपको आपका माइंडसेट बदलना है। माइंडसेट बदलने के लिए हैबिट, रिचुअल फॉलो करना चाहिए। पहले ज़माने में लोग डाइट काउंसलिंग के लिए नहीं जाते थे। 10 बजे खाना खाया तो रात को 6:30 बजे के आसपास खाना समाप्त होता था, और अच्छे विचारधारा के साथ रात 10 बजे सोने जाते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? अब जीवन शैली बदल गया, फूड हैबिट्स बदल गया। जिंदगी जीने का कला है निसर्गोपचार। इट्स नॉट सिंपली ब्रिंगिंग सम changes, it's bringing a radical change which ultimately transforms an individual from his original mindset to a required functional mindset. वो ज़रूरी है। आप अगर सोचिए आपका हैबिट कैसे फॉर्म होता है। आपके सोच से आपका भावना निकलता है, आपकी भावना से आपका कामना, आपके कामना जब बार बार रिपीट होता है उससे एक हैबिट बनता है, और उस हैबिट आपके लिए एक बिहेवियर हो जाता है, और आपका थॉट प्रोसेस उस बिहेवियर के आधार पर चलता है। इसको बदलने का एक ही रास्ता क्या है? चेंज योर थॉट, चेंज योर थिंकिंग, और इंट्रोड्यूस सम हैबिट। एक साइकोलॉजिस्ट मैकडुगल कहता है, एनीथिंग दैट यू डू एट अ पर्टिकुलर टाइम, continuously do it for about 10 days, it becomes a habit. But लेकिन 10 दिन के लिए करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन कचौड़ी, मसाला पूरी, बेलपूरी हफ्ते भर भी दबा के खाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सूखा रोटी खाओ, ज़्यादा उबला हुआ सब्जी खाओ, कैसे होगा? एक दिन ठीक है। तो एनीवे, हाउ टू ब्रिंग रैडिकल चेंज। अगर मैं आपको एक किताब सजेस्ट कर सकता हूँ, पढ़िए जेम्स क्लियर का पावर ऑफ हैबिट। यू हैव टू मैनेज योर बॉडी नॉट एट द मैक्रो लेवल, मैनेज इट एट द माइक्रो लेवल। आपके शरीर के भीतर जो सेल्स है उस लेवल पे चेंजेस आना चाहिए, तब वो बाहर शरीर के ऊपर दिखेगा। आप अंदर से बदलाव लाने का कोशिश करेंगे तो वो बाहर दिखेगा। लेकिन हम बाहर बदलाव के लिए जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास आदमी जाता है तो ऊपर जो स्किन प्रॉब्लम है उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा दिया, एक दिन के अंदर अंदर चले जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो अंदर है। वो अंदर जब तक आप सफाई करने का काम नहीं करेंगे, ये तो सफाई अंदर करना है तो डिटॉक्सिफिकेशन। हम आजकल बहुत एक सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। आपको ये करना चाहिए, तब आपका शरीर डिटॉक्सिक होगा, तब शरीर डिटॉक्सिक होगा, खून साफ होगा। जब खून साफ होगा तो वही जब रगों में चलना शुरू होगा, आपके सेल्स के लिए ऑक्सीजनेटेड खून मिलेगा,
तब आपके शरीर के भीतर रेजिस्टेंस आएगा, रोग प्रतिरोध करने का शक्ति बढ़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो निसर्गोपचार अब डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में अंत हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें? मैं घर में रहते हुए कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं? केवल जीवन शैली में बदलाव लाना है। जो नहीं लेना चाहिए वो अवॉइड करना है, जो लेना चाहिए वो स्टार्ट करना चाहिए। कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन होम स्केल लेवल पे होता है, लेकिन करेगा कौन? जो कहता है वो भी करता नहीं है, तो जो सुनता है वो थोड़ी कर सकता है। तो बेसिकली द टाइम हैज़ कम फॉर डूइंग। तो अब मैं थोड़ा सा टेक अवे बताता हूँ ना, आगे हमारा जीवन शैली कैसे रहना चाहिए। जस्ट गो बैक टू नेचर, देयर इज नो वे। पुराने जब आप सब बुजुर्ग लोग हैं, आपका जीवन शैली जब आप करते थे तब कैसा है, आज आपका जीवन शैली कैसा है, आप कुछ इसका एहसास कर सकते हैं। See, when you make a mistake, don't feel bad about it, but understand that you have made a mistake, don't repeat it. तो जीवन शैली में एक साथ सब चेंजेस करने का कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। लेकिन बताने के लिए मेरे पास 7 टिप्स हैं। पहला टिप होता है, आपके शरीर के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, इस क्लॉक को जगाना है। वो क्लॉक आपके कहने पे काम नहीं करता है, वो अपने आप डीएनए के अंदर सेट हो चुका है। इट इज़ इन द डीएनए, यू कांट चेंज। अगर आपको रात को 10 बजे सोना है तो सोना है। आप एक्सक्यूज़ करेंगे, ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन नियम कहता है कि यू हैव टू स्लीप एट 10 o'clock, गेट अप एट 4:30। ये ब्राह्मी मुहूर्त कहा जाता है। तो आप ब्राह्मी मुहूर्त से स्टार्ट करें, तो ये ब्राह्मी मुहूर्त क्यों कहा गया, तो इसकी गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज वी इंडियंस, वी हिंदूज, हमारा सनातनी लोग हैं, हम हर चीज़ को ब्रह्म से जुड़ते हैं। जो हमारा ब्रह्म से जुड़ जाता है, वो ब्रह्म मतलब वो कमल के ऊपर बैठा हुआ सरस्वती बगल में बैठे है, वो इमेजिन मत कीजिए। ये हमारा माइंडसेट है। ब्रह्म मीन्स नश्वर। आपके अंदर भी वो ईश्वर नश्वर है, और ईश्वर है वो ब्रह्म है। इस फैन चलता है, आप इसको फैन कहते हैं। वॉइस जब मॉड्यूलेट होता है, आप एम्पलीफायर कहते हैं, माइक कहते हैं। जब वही एसी के ज़रिए निकलता है, हवा ठंडा होता है, आप कहते हैं एसी। लेकिन मूलभूत तत्व क्या है इसके अंदर? करंट। और हमारे शरीर में आप और हम अलग नहीं हैं। आपके शरीर में भी करंट है, मेरे शरीर में भी करंट है। साइंटिफिकली अगर बताना है तो इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ऑल दीज इन्वेस्टिगेशन जब होता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करके आपका जो ऑर्गन कितना काम कर रहा है ये बताने का होता है। इसका मतलब आपके शरीर में जो है इलेक्ट्रिसिटी, मेरे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी वही ओम है, वही एम्पियर है, वही वोल्टेज है, कोई अलग अलग नहीं है। ब्रह्म को कोई काम नहीं था क्या एक एक आदमी के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिस्टम? इसको अगर सिद्धांत के अनुसार अगर समझना है तो इसको ब्रह्म तत्व कहा जाता है। बस सोल, द स्पिरिट, इट हैज टू बी नर्चर्ड। You take care of your current, it will take care of your movements. तो उसको नर्चर करना है। इसको ये बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर जुड़ा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए आप 4:30 बजे उठते हैं तो यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विथ ब्रह्म तत्व। व्हेन यू आर ईटिंग, ब्रह्मार्पणम कहते हैं, मतलब अन्न को ब्रह्म समझते हुए आदमी अन्न खाता है, ब्रह्म से मिल जाता है,
इसी को हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। द ब्रह्मा इज इन यू, द ब्रह्मा इज इन एवरीथिंग, ओनली थिंग इज यू नीड टू अलाइन। इसको आज साइकोलॉजी एंगल में हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो ब्राह्मी मुहूर्त में उठने का उपलब्धि क्या है? आपके दिमाग के अंदर नेचुरली अल्फा तरंगे रहता है। मतलब अब बात आता है अल्फा मतलब क्या है? अरे हमारे दिमाग में 4 प्रकार के तरंग निकलता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा। इसको भी हम इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम के जरिए हम मेजर करते हैं। नेचुरली जब अल्फा में रहते हैं आप सोचते नहीं, जब आप बीटा में रहते हैं हर अक्सर सोचते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। जब आप डेल्टा में जाते हैं, ना अल्फा ना बीटा, यू गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। आपको कुछ पता नहीं है कि आपके शरीर पे कपड़ा ढंग से है या नहीं। थीटा बीटा से डेल्टा से बढ़कर है। तो आज जो 7 चीज़ें मैं कहता हूँ इन साइकोलॉजिकल इन सर्केडियन रिदम के अंदर जुड़ा हुआ है। हम लोगों को इसीलिए कहते हैं अर्ली मॉर्निंग उठिए, जितना जल्दी हो सके उतना ब्राह्मी मुहूर्त पे उठिए। आपका सिस्टम नेचुरल अल्फा में रहता है तो बॉवेल मूवमेंट्स इजी होता है, पेट साफ करना इजी होता है। तो माल अंदर है, उसके ऊपर प्रेशर है तो वो नीचे उतरेगा, तब जो आउटलेट रिलैक्स्ड है। लेकिन कुछ नहीं, कुछ घरों में मैं देखा हूँ एलसीडी टीवी रहता है वेस्टर्न कमोड के सामने। कुछ लोग अपना मोबाइल टॉयलेट में ले जाते हैं, गेम खेलते हुए बैठते हैं। टाइम तो बस कब जाना चाहिए सोचते नहीं। लेकिन कॉमन प्रॉब्लम क्या है इंडियंस के अंदर? कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता है। और पेट साफ नहीं होता है और कितना होता है वो भी मेजरमेंट से बताते हैं। थोड़ा हुआ, थोड़ा मतलब आपको कितना होना चाहिए था। कोई बेंचमार्क है क्वांटिटी का? अब अगर मैं रिटायर हो जाऊँ तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में 1-2 पन्ने एक किताब लिख सकता। Simply get up early in the morning, have 2 glasses of water, go around and then sit in the toilet and don't focus on any other thing, just to relax and bowel movement के लिए इंतज़ार कीजिए। लेकिन हमारे भारतीय लोग कैसे है? मैं आपने बताया, मैंने 5 मिनट बैठा, कुछ नहीं हुआ है। पहले जाते समय ही आप सोच लिया होने वाला नहीं है, तो होगा कैसे? पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होगा, परहैप्स कोशिश करने से होगा। आदमी अगर 10 दिन के लिए प्रयत्न करता है, इवन हार्डेस्ट प्रॉब्लम लाइक कॉन्स्टिपेशन भी अपने कंट्रोल में आ सकता है। बॉवेल मूवमेंट के लिए 4:30 बजे और 6 बजे के अलावा कोई और टाइम नहीं है। वी डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन जब होता है तब होने दीजिए, तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी को अर्ली मॉर्निंग कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए 80% वेस्ट जो जनरेट होता है उसको बाहर निकालना ही है, नहीं तो टॉक्सिक हो जाएगा। हमारा कल्चर कैसा है? ऊपर शेरवानी, पेट में बिरयानी, अंदर परेशानी। बस वो कुछ मारवाड़ी कम्युनिटीज़ में दबा के खाओ कहते हैं, और उसके लिए तैयार होके जाइए। जगह नहीं रहना चाहिए ऊपर नीचे। गांधी जी देश के लिए 21 दिन उपवास किया था, लेकिन हम एक दिन भी हमारे लिए नहीं कर सकते। तो बेसिकली एवरीथिंग इज रूटेड विथ मेटाबॉलिक सिस्टम। अगर आपका पेट साफ हो गया,
भूख लगेगा, जब खाना खाएंगे मेटाबॉलाइज होगा, खाने में जो उचित चीज़ें जो है वो आपके लिए मिलेगा, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो बाहर जाएगा। बस एक दिन का नहीं है ये तो साइकिल है। तो जब तक आपका राम नाम सत्य नहीं होता है तब तक तो करना ही है। नेक्स्ट होता है खाली पेट में कम से कम 2-3 चम्मच, बड़ा चम्मच दही लीजिए। ये सिंपल है, एनीबडी कैन डू इट। लेकिन क्या मैं दही ले सकता हूँ? क्या मुझे आस्थमा है, मैं दही ले सकता हूँ? क्या मुझे डॉक्टर ने मना किया है, घुटनों का दर्द रहता है इसीलिए डॉक्टर ने मना किया, मैं ले सकता हूँ? क्या हम दही में नमक डाल के ले सकते हैं? क्या हम दही में मीठा शुगर डाल के ले सकते हैं? क्या दही के बारे में बात करते ही इतने सारे सवाल निकल के आ जाते हैं। दही खट्टा है तो गैस नहीं बनेगा। क्या पहले गैस नहीं बनता था? अब बड़ा बहुत 2-3 चम्मच दही लेने के बाद और गैस बनेगा तो क्या पहले नहीं बनता था क्या? लेकिन सवाल उठता है। लेकिन कचौड़ी बेलपूरी खाते समय या एक आने से कुछ नहीं होगा क्या? अगर उनसे पूछेंगे कुछ नहीं होगा मैडम, आराम से दबा के खाइए, कहेगा। उनको तो बिजनेस करना है। वाई एक्चुअली कर्ड इज इम्पॉर्टेंट? ये प्रोबायोटिक है। दुनिया में जो भी चीज़ है उसमें अगर प्रोबायोटिक है वो केवल दही में है। और स्पेशली इंडियन कर्ड इज सेट इन सच ए वे, दूध को बॉयल करके ठंडा करके उसके ऊपर 1 चम्मच दही डाल के जमा करके 7-8 घंटे के लिए जो घर में रखते हैं, उससे आपका फ्रेश दही मिलता है। कुछ लोग कहते हैं हम फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में रख के बाहर निकाल के 15 मिनट के बाद लीजिए। कितना लेना चाहिए? 3 टेबल स्पून। और 3 टेबल स्पून दही, आस्थमा बढ़ जाएगा, आर्थराइटिस बिगड़ जाएगा। ऐसे आप कितने सारे चीज़ जो कर रहे होंगे उससे आपका बीमारी बिगड़ रहा है। वैसे ही दही से आपको जब बैक्टीरिया मिलता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, एसिडोफिलस, अगर वो मिलता है पेट में एस्टैब्लिश होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं थायराइड का दवा खाली पेट में डॉक्टर ने बताया ले लीजिए। थायराइड दवा लेने के आधा घंटे के बाद दही ले लीजिए। 3 टेबल स्पून दही होने के बाद कम से कम हमारा दूसरा प्रिंसिपल होता है, शरीर को हाइड्रेट कीजिए। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दिन में अगर आदमी 2.5 लीटर्स यूरिन के रूप में पानी अगर बाहर निकालता है तो उतना पानी वापस सिस्टम के अंदर रीएस्टैब्लिश करना, और थोड़ा ज़्यादा। इसका मतलब कम से कम 3 लीटर पानी एक आदमी को अवश्य लेना चाहिए। क्या 3 लीटर एक साथ ले ले ताकि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? 3 लीटर तो ले नहीं सकते। अगर 3 लीटर एक साथ लेंगे तो 10 बार वॉशरूम जाके आना पड़ेगा। अगर आप एक घंटे में एक गिलास पानी पिएंगे तो एक घंटे में एक बार बाथरूम जाके आएंगे, तब शरीर के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जो टॉक्सिन्स बनता है, वो मूत्र के रूप में सही सलामत 16 घंटे एक्टिविटी में बाहर चले जाएगा। ये डिटॉक्सिफिकेशन का। कुछ लोग हरी भरी में खड़े होके पानी पीते हैं। खड़े होके पानी पीने से पेट का एक जो है सिंपल पाइपलाइन बन जाता है। ऊपर से पानी ऊपर उठा के कुछ लोग पीते हैं। ऊपर उठा के पीने से थोड़ा गैस भी पानी के साथ शरीर प्रवेश करेगा। शरीर प्रवेश करने के बाद सीधा पेट में गैस जाएगा, पानी बाहर चले जाएगा। अगर आप बैठ के पानी पिएंगे तो पेट पर प्रेशर आता है ताकि वो पीछे चले जाता है। जब पानी लेते हैं तो मुंह में लगा के बैठ के पानी पिएंगे तो वो पानी पेट के अंदर प्रवेश करेगा, और पेट के अंदर जो गैस है हल्का है पानी से, इसीलिए वो बाहर निकल के चले जाएगा। तो बैठ के पानी पीने की आवश्यकता है। सिंपल है। इसके लिए कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, कोई नेचुरोपैथी सेंटर में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैठो, आराम से 10-15 मिनट लो, पानी पियो, और 7-8 बार पानी पीते हैं तो यही नियम फॉलो करो, एंड यू सी द डिफरेंस। लेकिन नियम फॉलो करना हमारे लिए प्रॉब्लम।
चेयर पे बैठ के मोबाइल के ऊपर रील्स के ऊपर रील 2 घंटा आदमी देख सकता है, लेकिन एक 10 मिनट बैठ के पानी पीने के लिए उनको बहुत परेशानी होता है। तीसरा होता है 2 स्क्वायर मील्स हमारे लिए काफ़ी है, वो तो ठीक है, वो अब ये कहना भी बेकार है क्योंकि हम तो प्री ब्रेकफास्ट, पोस्ट ब्रेकफास्ट, प्री लंच, पोस्ट लंच, प्री डिनर, पोस्ट डिनर। कुछ लोगों को नींद नहीं आता है तो समझते हैं कि भूखे पेट से नींद नहीं आता है, 12 बजे उठ के फ्रिज में जो भी है वो खा के फिर सो जाते हैं। एक खाने का एक नियम होना चाहिए, व्हेन टू ईट, वेयर टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हाट टू ईट। सिंपल चीज़ है, सेम फूड, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम टाइम। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक में पेट साफ करने के लिए भगवान ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन डाइट खाने के लिए ऑप्शन दिया है। यू रेगुलेट योर ईटिंग हैबिट्स बाय योरसेल्फ। आपको अगर 12 बजे खाने का है 12 बजे खाइए, 7 बजे शाम को खाने का है शाम को 7 बजे खाइए। आप सवाल पूछ सकते हैं क्यों? एक खाना और दूसरे खाने के बीच में कम से कम 5 घंटा तो गैप रखना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए उतना टाइम चाहिए। दूसरा, आपके पेट में जो हार्मोन्स उत्पादन होता है वो आपके कहने पे उत्पादन नहीं होता है, आपके आदत के हिसाब से उत्पादन होता है। आप सपोज 12 बजे खाने का आदत डाल दिया तो 12 बजे एग्जैक्टली कुछ समय के बाद आपके पेट में हार्मोन्स उत्पादन होता है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर आपने 12 बजे खाना नहीं खाया तो वो इंसुलिन जो है बेकार जाएगा, वेस्ट। जब आप खाना नहीं खाया इसका मतलब खाना तो छोड़ने वाले नहीं है, दूसरे टाइम में बैठ के खाना खाएंगे, उस समय इंसुलिन नहीं है तो शुगर कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे जो आजकल डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम्स प्राप्त हो रहा है, दवा लेते हुए भी शुगर लेवल्स बढ़ते रहता है। कुछ लोगों का फास्टिंग लेवल, आप कितना भी दवा खाइए फास्टिंग शुगर तो बढ़ाया हुआ रहता है। इट्स अ क्लासिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन डायबिटीज़। कारण क्या है? कारण यही है कि हम तो स्वतंत्र हो चुके हैं, 70 साल हो चुका है। आप कौन होते हो हमें कहने वाला? मेरी मर्जी। घर में औरत खाना बनाती है, मेरी मर्जी, जब चाहे तब जो चाहे वो खाने का। संविधान में नहीं लिखा है, इट्स एन अनरिटन लॉ, इट्स नॉट ए रिटन लॉ। तो लेकिन नियम तो हमें फॉलो करना चाहिए। यू हैव टू ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक आध दिन ठीक है, आज आपने मुझे 6:30 बजे यहाँ बुलाया और मेरा शाम का प्रॉब्लम आपने ख़त्म कर दिया तो ये ठीक है। मतलब एक आध दिन, अरे हमारा शरीर इतना सक्षम है, महीने भर आदमी गलत करते रहे कुछ नहीं होता है। आपके भगवान ने आपको मेटाबॉलिक सिस्टम जो दिया है बहुत सोच समझ, उन्होंने बहुत दूरगामी दृष्टि से दिया है। 70 साल गारंटी। नथिंग हैपन्स, बट रेगुलरली आप वायलेट करते रहेंगे तब ये परेशानियाँ शुरू होता है। एक खाना और दूसरे खाने के बीच में गैप रखिए। खाने का सिस्टम आप अपने लेवल पे एस्टैब्लिश कीजिए। सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम टाइम। और क्या खाना है क्या नहीं खाना है कोई मतलब नहीं। लेकिन वी आर मोर, हम बैंगन खा सकते हैं क्या, हम आलू खा सकते हैं क्या, हम ये खा सकते हैं क्या, वो खा, जो आदमी पूछता है वो करने वाला नहीं है। इससे अच्छा टाइम मेंटेन कीजिए, क्वांटिटी मेंटेन कीजिए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में बताया था थोड़ा तेल कम कीजिए। तेल का किल्लत आज नहीं होने वाला था, लेकिन हमने किया ही नहीं, बस और ले लो। आफ्टर ऑल, reduce your oil intake by 10%, nothing more. You will see a drastic changes in your lifestyle. आपके कोलेस्ट्रॉल तेल से नहीं बनता है। आपको अगर मालूम है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन।
शरीर में मैन्युफैक्चर होता है तेल से नहीं। तो आपका कान पान रहन सहन जो डिसिप्लिन रहता है तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता नहीं है। और वैसे हार्ट प्रॉब्लम के लिए कोलेस्ट्रॉल हानिकारक है ही नहीं। आजकल तो एस्टैब्लिश हुआ है हानिकारक चीज़ें कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल से तक हानिकारक कैल्शियम है हार्ट अटैक्स के लिए। एनीवे, हफ्ते में एक दिन तो कम से कम शरीर के लिए उपवास के ज़रिए रेस्ट, मेटाबॉलिक सिस्टम को रेस्ट देने का काम कीजिए अगर आपको उपवास बताया गया है। क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए हम नहीं, आपने बताया उपवास करने के लिए, मैं डायबिटिक हूँ 30 साल से, आपने बताया हफ्ते में एक दिन उपवास करने के, उस दिन मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया था, मैं लगभग कोमा स्टेज में चला गया था। डॉक्टर ने कहा आपको 2-2 घंटे में कुछ न कुछ खाना चाहिए। कृपया आपको अगर उपवास करने के लिए एडवाइस मिला है तो आप उपवास कीजिए। अगर नहीं होगा तो जो ब्रेकफास्ट में लेते हैं वही लंच में लीजिए, शाम के डिनर में थोड़ा फलाहार लीजिए, बट कुछ तो कीजिए ताकि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम 24 घंटे के लिए लोड शेडिंग में चले जाए, ताकि वो फिर से आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रीएस्टैब्लिश होगा। नेक्स्ट होता है कम से कम 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब आपका शरीर एक मूवमेंट में रहना चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एज। अगर आप खड़े होके नहीं कर सकते हैं तो बैठ के कीजिए, अगर बैठ के नहीं कर सकते हैं तो लेट के कीजिए, ऊंचाई पे अपने आप को लेटा के कीजिए, लेकिन मूवमेंट कीजिए। शास्त्र कहता है 5000 फीट वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। 60 के उम्र वाले लोग वॉकिंग को थोड़ा कम स्तर पे लेना चाहिए। जो यंगर आदमी है वो 40 के आसपास रहता है, अगर वो 10,000 फीट चल सकता है 10,000 फीट चलना चाहिए। अगर वो 10,000 फीट नहीं चल सकता है, धीरे धीरे उम्र के बाद इंक्रीमेंटल चेंजेस करके इसको 5,000 फीट के आसपास। अगर घुटनों का प्रॉब्लम है तो 8 मिनट चलना है, 1 मिनट के लिए बैठना है, फिर 8 मिनट के लिए चलना चाहिए। वी स्टैंड आवर्स टुगेदर, बात करते रहते हैं, एक दूसरे आदमी से मिल गया तो बस पुराने यादें शुरू हो जाता है, वो 2-3 घंटा चल जाता है। इससे अच्छा चलिए ना, चलते हुए बात कीजिए, वॉक द टॉक। लेकिन बहुत सारे चीज़ है हार्ट के लिए वॉकिंग, जॉइंट मूवमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके शरीर में कुछ 10 इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स का आप मोबिलिटी में नहीं रखेंगे तो अकड़ जाएगा, उसके अंदर एक जकड़न आएगा। जब ये अकड़ जाएगा, एक बार फाइब्रोसिस होके वो स्टिफ हो जाएगा, लाख कोशिश करने के बाद भी वो स्टिफनेस आप रिलीज नहीं कर सकते। इसीलिए उम्र रहते हुए फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही कम से कम एक 10 जॉइंट्स का मोबिलिटी में रहिए। तीसरा, योगा। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी योगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत कम एनर्जी खर्चा होता है। यू कैन डू इट एट द कंफर्ट ऑफ लाइंग डाउन। ऊंचाई पे लेट के भी आप अपने आप को योगा में समर्पण कर सकते हैं। योगा से माइंड के लिए भी डायनामिक्स है, बॉडी के लिए भी डायनामिक्स है। लेकिन हम योगा कौन सा योगा करें? रामदेव बाबा का करें या श्री श्री रविशंकर का करें? अरे आप कुछ किसी का भी कीजिए। ये लोग भी जो पहले मेंशन किया वही करके अपना नाम ले लिया उसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। और आज अगर आप योगा प्रोटोकॉल, कॉमन योगा प्रोटोकॉल CYP 2025 आपके लिए एक
40 मिनट का योगा कैप्सूल मिलता है, वहाँ डेमॉन्स्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन, और आप आराम से अपने टीवी पे लगा के आप खुद उसके सामने, एनीवे हर एक घर में 55 इंच का टीवी तो रहता है, आराम से वो विजुअल देखते हुए योगा कर सकते हैं। चौथा, हंसना बहुत ज़रूरी है। When you laugh, your muscles around the face relax. अब तो आप हंस सकते हैं क्योंकि दीदी गई। आपको हंसने के लिए कोई माध्यम नहीं मिला तो राहुल बाबा का कुछ तो स्पीच मिल जाएगा। वो क्या क्या कह रहा है उनको खुद मालूम नहीं रहता है, आप क्या सुन रहे हैं आपको खुद मालूम नहीं रहता है, लेकिन हंस तो सकते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारे जो ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स होता है, 12 सेट ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, एक सेंसरी है एक मोटर है। उनमें से एक नर्व, इसको हम वेगस नर्व कहते हैं, ये नर्व्स जो है दिमाग से जो उतरता है गले में अंत हो जाता है इसका। केवल एक वेगस नर्व जो है, आपका नर्वस सिस्टम में ज़्यादा विस्तार में बताना नहीं चाहता हूँ, केवल क्रेनियल सिस्टम का बता रहा हूँ। एक नर्व जो है वो नीचे उतरता है, एक ब्रांच हृदय की तरह, लंग्स की तरह, एक ब्रांच इधर दूसरे लंग्स की तरह जाता है। आप पेट भर के हंसने के बाद आपको कासे आता है या नहीं, आप ऑब्जर्व करके देखिए, आपको मालूम होगा, क्योंकि वेगल नर्व का स्टिमुलेशन होता है। वेगल नर्व का स्टिमुलेशन होने से इसका फ़ायदा पेट और लंग्स और हार्ट के लिए होता है। और हंसने के लिए क्या प्रॉब्लम है, मिरर के सामने बैठ के अपने आप को देख के खुल के हंसिए, ओ मेरा पूरा ऊपर का जो चला गया है, बस। नेक्स्ट, कम से कम आलोचना से, you have to detach yourself from your thoughts. इसको हम ध्यान कहते हैं। लेकिन हम तो सदाशिव को उसी पर ध्यान रहता है ना, जब भी खाने के ही याद रख, खाना खाने वाला आदमी हमेशा, हाँ अब शाम का टाइम हो गया, खाने का टाइम, शाम ख़त्म हो गया तो फिर कल सुबह का ब्रेकफास्ट, कल सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया तो लंच, यही यादों में रहता नहीं है। पहले आपके सोच से बाहर आइए कुछ समय के लिए। डोंट अलाउ द थॉट्स टू अटैच यू, गेट डिटैच्ड फ्रॉम द थॉट्स, सिंपल। उसके लिए आप जो मनपसंद चीज़ें करना चाहते हो वो कीजिए। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव, डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो when you relax yourself, your metabolic system relaxes, your breath rate comes down, your heart rate comes down. और ये करने के लिए आपको कोई एक संग में जाना है, लोगों के साथ बैठना है, सुरीली आवाज़ में एक आदमी कहते रहता है, वो उनकी सुनता है, सुनने के बाद शरीर को, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बाजार में बैठे हुए भी आप रिलैक्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। You cannot have an ideal situation for relaxation. You have to create an ideal situation yourself for relaxation. लेकिन नियमित समय रोज अगर 10-15 मिनट के लिए एक दवा, जो जितना जुडिशियसली आप सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बिना भूलते हुए दवा लेते हैं, वैसे आदमी डायबिटिक है तो दवा नियमित रूप से सुबह एक, दोपहर में एक, रात को एक लेता है। उसके लिए अलार्म लगाता है या कुछ सिस्टम बनाता है। लेकिन ऐसे उसके हिसाब से आप रिलैक्सेशन के लिए भी एक टाइम बना दीजिए। बट यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम। ये तो रिसर्च के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि diseases related to lifestyle can be managed better with just 10 minutes of relaxation.
नेक्स्ट होता है एक धन्यता भाव डेवलप कीजिए, शुक्रगुजार रहना सीखिए। इवन इफ ए पर्सन इज थैंकलेस, फिर भी थैंक यू कह दीजिए। सुबह उठते ही लुक इन टू वॉट यू हैव एंड थैंक गॉड फॉर हैविंग गिवन सो मच। लास्ट, इसको हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए? दिन में 5 बार 5 लोगों को थैंक यू कह दीजिए। ए साइकोलॉजिस्ट सेज यू हैव एस्टैब्लिश्ड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू प्रैक्टिकली। फिनिश। नहीं, हम थैंक यू कहने के लिए ये आदमी जो 10 साल पहले मुझे गालियाँ दिया था, बेवजह थैंक यू अगर कर सकते हैं, look into the blessings that you have rather than complaining. Perhaps, probably, you become aware of yourself. उस gratitude आपको बचाएगा। An attitude of gratitude बहुत important है। Last होता है sleep. सर, sleep के बारे में हम 40 साल से कह रहे हैं। लोगों को स्लीप का इम्पॉर्टेंस आज भी हमारे देश में लोगों को मालूम नहीं है। पहले घरों में 10 बजे होते ही लाइट ऑफ होता था। आज बस 12, कोई लैपटॉप के सामने बैठा है, कोई सीरियल के सामने, टीवी के सामने बैठा है, कोई अपना मोबाइल में फेसबुक और बहुत जुड़ाव है सोशल मीडिया से। पता नहीं वो क्या साम्राज्य स्थापन करना चाहते हैं रील्स देख देख के। और जो अच्छा लगता है उसको 10 लोगों को व्हाट्सअप कर दो। अननेसेसरली मैं हमेशा वो व्हाट्सअप देखूँ, उसको डिलीट करते रहो। मुझे तो किसी को व्हाट्सअप करने का आदत नहीं है, लेकिन किसी ने व्हाट्सअप किया तो ये वापस करना है। कुछ लोग मैसेज भी देते हैं, फिर आपने मेरा मैसेज देखा, रिमाइंड भी करते हैं। इन सब चीज़ों से परहेज रख के अच्छे ऊंचे विचारधारा के साथ जब आप 10 बजे जाते हैं, लेकिन हम 10 बजे जाते हैं तो डिस्कशन स्टार्ट होता है। आपने क्या किया, आपने क्या किया। 63 होने की जगह 36 हो जाता है। नींद तो होगा ही नहीं। कुरुक्षेत्र को लेके सोने जाएंगे तो नींद कैसे आएगा? तब फिर कृष्ण आना चाहिए बीच में। लेकिन स्लीप के लिए आपको कोई टाइम नहीं है। भगवान ने ये ऑप्शन आपको दिया नहीं है। वी हैव टू स्लीप एट 10 o'clock सो दैट वी गेट डीप स्लीप एट 12 o'clock। अगर आपको डीप स्लीप 12 बजे मिल गया, वो 3:30 बजे तक मिला, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं इसको। जब आपका शरीर रिकवर होता है, अपने पूरे समस्या से रिकवर होके, आज क्यों हम फ्रेश नहीं रहते हैं? जापान में 101 उम्र का जो बुजुर्ग साइकिल पे चलता है अपने कंपनी और 16 घंटा वहाँ बैठ के काम करता है। वाई वी आर नॉट एबल टू डू इट? बिकॉज वी थिंक अरे 60 हो गया ना, और क्या। कुछ लोग रिटायरमेंट 60 हो गया तो बताओ और कितना काम करना है। रिटायरमेंट इज इन द माइंड। यू आर नॉट टायर्ड एक्चुअली, यू आर रिटायरिंग अननेसेसरली। इफ यू कैन डू, यू डू इट, कीप वर्किंग। इफ यू कैनॉट वर्क, एटलीस्ट कीप द माइंड वर्किंग। पढ़िए ना। मेरा बहुत अच्छा आदत था पढ़ने का। सडनली ये जीवन शैली की वजह से कि एनीवे ऑडियो बुक है, टीवी है, वीडियो है, क्यों पढ़ना है। फिर ये जेम्स क्लियर ने याद दिलाया, पढ़ो, रीड एटलीस्ट 10 pages every day and keep a bookmark there and contemplate on those 10 pages that you have read. Try to discuss with others. पहले एक ज़माने में हम बस स्टेशन में बस के लिए इंतज़ार करते हुए किताब हाथ में लेके वहाँ पढ़ते बैठते थे। आज आदमी को वो ज़रूरी नहीं, मोबाइल है ना, बस
ओल्ड एज में एक बहुत बढ़िया माइंड एक्सरसाइज है गेम के जरिए, सुडोकू. ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ इन ए सुडोकू गेम, सॉल्विंग द सुडोकू पजल. सिंपल. क्रॉसवर्ड, सुडोकू, ये सब पेपरों में पहले से आता था. पहले क्रॉसवर्ड आता था, अब आजकल सुडोकू आने लगा है. क्रॉस मैचिंग आता है. दीज आर गेम्स which are available in the mobile itself. लेकिन इससे क्या होता है, स्ट्रैटेजी डेवलप होता है. कहते हैं ना, आप जब 1 to 9 नंबर्स एक एक चेम्बर में फिट करने का कोशिश करते हैं, यू आर गिविंग सम एफर्ट टू योर माइंड विच क्रिएट्स अ स्ट्रैटेजी एंड हेल्प्स यू सॉर्ट आउट योर डे टू डे प्रॉब्लम्स इन अ बेटर मैनर. तो कम से कम 3-4 घंटे का डीप स्लीप की ज़रूरत होता है. यही 7 नियम हमारे हफ्ते में 7 दिन है, नियम 7 है. ये 7 नियम अगर हम, आई थिंक आई हैव गिवन ए राइट अप ऑन दैट आल्सो. आई थिंक मैंने दैट यू कैन सर्कुलेट टू योर मेंबर्स. व्हाट एवर आई सेड प्रॉब्ली इट्स देयर इन दैट. तो ये जो 7 नियम आप करते हैं क्या, ये लोग हमें हमेशा पूछते हैं. लगभग क्योंकि वो करते हैं नहीं, आप करते हैं क्या. अरे मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन आपको तो एक अच्छा मैसेज तो दिया हो ना. आप कर सकते हो तो करो. हर एक आदमी अपने अपने प्रारब्ध से रहता है, लेकिन नहीं, 90 to 95% वॉट एवर आई हैव सेड आई फॉलो इट इन माई लाइफ. And with my age at 68, I feel untired. कुछ कंप्यूटर में बैठ के काम करता हो, अप टू डेट रहता हो, दुनिया में क्या हो रहा है उसको समझने का. दिन में अवश्य राहुल बाबा का एक 10-15 मिनट उनका स्पीच सुनता हो. कहीं भी हो, मोबाइल में भी थ्रू आज का राहुल गांधी का कहाँ का स्पीच है, एक बार सुन ले. मन बहुत. If you have any questions, you are welcome. अगर कोई पूछने के लिए कुछ नहीं है, धन्यवाद. थैंक यू. What is the relationship of body and consciousness? सर, What is the relationship of body and consciousness? concentration. Consciousness, sir. Oh, sir, that's a very big subject, sir. Sushupta, Jagrata, Turiya. Consciousness, say, okay, I'll just help you. Self-conscious, self-centered, 2 शब्द है. Self-centered क्या है? जब आप अपने में रहेंगे, मतलब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने इंद्रिय के बारे में सोचेंगे, अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, अपने धर्म पत्नी के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, तब आप सेल्फ सेंटर्ड हैं. आप ये सोच से आप अपना सोच को व्यष्टि से समष्टि तक ले जाएंगे, तो वो कॉन्शियसनेस है. यू बिकम सेल्फ कॉन्शियस. इन द सेल्फ कॉन्शियसनेस आप भी आ गया, आपके साथ आपका दुनिया भी आ गया. आप अपना एनर्जी दुनिया के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. से इलनेस और वेलनेस 2 शब्द हैं. इसमें LLNESS कॉमन है, तो रह गया I, यहाँ रह गया WE. आप I में रहिए, इलनेस. आप थोड़ा V में चले जाइए, wellness. So it requires a little bit of transformation. Yes, can I? You have given a very good guideline for the life, but my question is structural. That why we Indians have failed to propagate our own idea and why Western world has completely taken over, and what steps we can take. No, you are not proud to be an Indian. That's a problem. That's all. You are not proud about your Sanatan. Yeah, so You are how not to proud reestablish, about being. how to reestablish it and
start speaking about, tell to people so that they can listen to you. So these days what is happening that everybody Sir, has become you connected have with to be mobile. proud about what is being given to you. If you feel proud about it, then you will speak out to somebody. सर मैं तो 40 साल से यही कह रहा हूँ, वो लोग सुने ना सुने ना कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी मिसेज कहते क्या बदलाव लाया हो भाई, मेरे अंदर तो आ गया ना। जरूरी है क्योंकि आप जैसे लोगों के अंदर हम नहीं ला सकते। हम जी आप इतना माइंडसेट से चला गया है, उस माइंडसेट को सर्फ एक्सेल से धुलाई करने के चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने आज बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम, मेरा भी अगर चिंता ये है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो जेनजी कहते हैं, इनको एक लाइन पे लाने के लिए हमें एक मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर आदर्श मेंटेन करेंगे तो उनके अंदर वो ट्रांसफ़र होगा। सी व्हेन लाल बहादुर शास्त्री डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द वार टाइम, हमें अनाज का किल्लत आ रहा है, आप एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ लोगों के नहीं कहा, उन्होंने खुद अपना भी एक वक्त का खाना और घर परिवार लोगों का एक वक्त का खाना छुड़वा दिया। आई डोंट नो, आई रिमेंबर माई फादर सेड टुमारो ऑनवर्ड्स एवरी सैटरडे आई एम नॉट गोइंग टू ईट वन मील। आप लोग करें या न करें, मैं तो एक वक्त का, वो जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने एक वक्त का खाना हफ्ते में एक दिन छोड़ दिया था। लेकिन आप करेंगे तो आपके लोग पूछेंगे सवाल क्यों, जब आप जवाब देंगे तो शायद दिस इज बेटर देन। सी टुडे द यंगर जनरेशन आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इनटू फ्यूजन। सी इवन द डिवोशनल भजन्स आर बीइंग मेड इनटू फ्यूजन सो दैट दे कैन अट्रैक्ट देमसेल्व्स। ओके, आपका भी ये फार्मूला है, इसको आप एक यंगर जनरेशन को सैटिस्फाई करने जैसा बनाइए ताकि वो शायद ले सके। लेकिन हम ऐसे बुजुर्ग लोग, अरे हमारे ज़माने में ऐसा होता था। अरे आपका ज़माना चला गया ना, गुजरा हुआ ज़माने के बारे में सोचने से फ़ायदा क्या है? आप भी टेंशन में जाएंगे और उनको भी टेंशन में डालेंगे, इसलिए वो फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम विथ आवर, वी हैव मोर आइडियल पीपल, लेस प्रैक्टिकल पीपल। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। कुछ मालूम नहीं है, आप अगर पावर ऑफ हैबिट पढ़ के देखिए, एवरी पेज इज इट्स ए बुक वेरी वेल रिटन, माइक्रो मैनेजमेंट and how to develop habits. And first thing is you have to understand what are the good habits. So he earmarked some good habits and how to develop them. Why you are recommending only Western thinkers or writers? You are not recommending any Indian. Mindset है sir, mindset. Have you No. not written yourself any booklet or pamphlet or? नहीं सर, नहीं, मैं बात करता हूँ, लिखता नहीं। नहीं, बात भी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं, क्यों पूछते? आई नेवर न्यू दिस जेंटलमैन, आई नेवर न्यू, ही केम वन डे, यू कॉल्ड मी, आई थिंक, I believe you called me over phone. I don't know any of you actually. Why you wanted me to come and speak, I did not know. Yeah. सर वो constipation के लिए क्या laxative लेकर के एक बार clear किया जा सकता है? सर, अगर आप दावे के साथ सुबह उठते ही बिना लाग लपेट 2 गिलास पानी पिए, थोड़ा चले और टॉयलेट में बैठे 2-3 मिनट इंतज़ार कीजिए, अपने आप पेट साफ होता है। नहीं होगा, मैं 5 गिलास पानी पीता हूँ। गलत है। आप पहले आपका जो हैबिट्स है उससे बाहर आइए, सिंपली विथ ए बेटर एटीट्यूड जाइए, कुछ समय कीजिए। नहीं होगा तो क्या होगा, अगले दिन तो है, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइए, होगा। आपको अगर सरल उपाय चाहिए तो रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच घी मिक्स करके पी लीजिए, सुबह पेट साफ होता है। once in a while मान लीजिए 1 महीना में 2 महीने में कभी भी कर दिए, उसके बाद
नहीं, उसी के लिए 1 हफ्ते के लिए आप रोज़ रात 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी, 2-3 चम्मच घी मिक्स कीजिए, गाय का दूध, गाय का घी, और उसको पी लीजिए। और अगले दिन एज यूजुअल 2 गिलास पानी पी के पेट साफ करने का जो प्रक्रिया है वो कर लीजिए। पानी पीने के बाद 1 आधा घंटे के बाद। मेटाबॉलिक एज जो बोल रहे हैं आपकी कम है, आपके पास जितने पेशेंट जाएंगे उनकी तो मेटाबॉलिक एज ज़्यादा ही रहेगी। हाँ, ऑब्वियसली सर, इसीलिए आते हैं। आपके पास कम वाले लोग मिलेंगे कहाँ आपको? अरे कम हो जाएगा तो मेरा पेट कौन पालेगा? मेरा गुजारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों, मैं डॉक्टर मूर्ति का बहुत आभारी हूँ। इनके संबंध में सुना तो था, लेकिन इतने सरल और इतने सहज होंगे ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। और बहुत सी छोटी छोटी सिंपल बातें इन्होंने हमें जो बताई, लेकिन इसके पीछे जो गहरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है वह भी ध्यान देने लायक है। जो प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति है यह हमारे आयुर्वेद का ही हिस्सा है, जो कि डॉक्टर मूर्ति ने इंगित किया था। जोका में इनका बहुत बड़ा केंद्र है और हम वहाँ पर जाकर के भी लाभ ले सकते हैं। मैं एक दफ़े भर्ती हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और देश के अंदर और बहुत जगह इस प्रकार के केंद्र हैं। हम डॉक्टर मूर्ति से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, इस विषय में बहुत सी जिज्ञासाएं और भी मन के अंदर हैं, तो पहले आप विचार लीजिएगा, तो फिर कभी आवश्यकता हुई तो डॉक्टर साहब से संपर्क करेंगे और इनसे पूछेंगे। और मैं तो यह भी आप लोगों को सलाह दूंगा, जिनके लिए संभव हो तो कम से कम 10 दिन जोका के अंदर रह करके आइए और अनुभव करके आइए। हमारा यह प्रयास हमारे जो स्वास्थ्य के रक्षक और सहायक, जो हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हैं, उनसे हम बराबर संपर्क में रहें, जानते रहें, और विशेषतः जो हमारी खुद की जो पद्धति है आयुर्वेद की, तो आज तो डॉक्टर साहब से हमने थोड़ी सी बातें सुनी, लेकिन हमको बहुत कुछ जानना है। हमारे खाने पीने के संबंध में जानना है, हमको क्या खाना चाहिए, क्या फल खाने चाहिए, क्या सब्जियां खानी चाहिए, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, किसका क्या गुण है, क्या दोष है। आयुर्वेद के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हमको तो ज्ञान नहीं, हम तो सब छोड़ छाड़ दिया हम लोगों ने, और अब पिल्स के भरोसे हम रह गए हैं। लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयास है कि हमारे जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क में आएं, और केवल चिकित्सा के लिए नहीं, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वेलनेस की तरफ में जाने के लिए हमको कार्य करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 10 मिनट का ध्यान, जिसके अंदर थॉट्स को निकाल दीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उन्होंने जो जोर दिया, उस ब्रह्म से संबंध सब विचारों से हट करके
और ब्रह्म से संबंध जोड़ना कितनी बड़ी बात है। बहुत सटल रूप के अंदर उन्होंने बातें बताई हैं। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने यहाँ पधार कर हमारा उत्साहवर्धन किया, और डॉक्टर साहब का तो बहुत आभारी हूँ ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी समझ रेलवे विभाग के एक उच्च पदाधिकारी डॉक्टर झा जी भी हैं। मैं आशा करता हूँ वो हमारे कार्यक्रमों में आते रहेंगे और हमें उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको निवेदन कर दूँ, वो मेरा पर्सनली मैं आपको इस सूचना एक बात बताना चाहता था कि जो जोका में जो नेचुरोपैथी सेंटर है, वो मेरे नाना जी धर्मचंद जी सरावगी ने वो 1963 में वो बनाया था, मुरारजी देसाई। और मेरे नाना जी खुद आजीवन नेचुरोपैथ थे मुरारजी देसाई की तरह। वो भी, उन्होंने भी कभी दवा नहीं ली, कभी कुछ नहीं किया। और वो 86 वर्ष की उम्र उन्होंने पाई। और एक विचित्र बात ये है, बहुत कम सुनने को मिलता है, कि ऑफिस में वो बैठे थे, मेरे मामा जी बगल में बैठे थे। 12 बजे वो नौकर आया, बोला ऊपर चलिए खाना खाने, बुलाते हैं, और बस तुरंत उनकी नाड़ गिर गई। मेरे मामा जी को भी पता नहीं चला, जिसमें कोई चैम्बर अलग नहीं था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे नाना जी ने वो बनाया, वो जगह भी सारी उन्होंने डेवलप की थी, और आज डॉक्टर साहब उसको संभाल रहे हैं और इतनी अच्छी तरह चल रही है। हाँ, सभी को नमस्कार। ये बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है भारतीय विद्या संस्कृति संसद की तरफ से। अभी जो हमने एक प्रश्न डॉक्टर साहब से भी पूछा कि हम लोग अपना ये वाला ज्ञान जो है वो हम लोग प्रोपोगेट नहीं कर पाते हैं, और इसका स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन इस तरह भी हो सकता है, जो इस मीटिंग से संबंधित नहीं है लेकिन ओवरऑल समाज से संबंधित है, कि हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में ये लिख दिया गया है कि भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। और अगली जो आर्टिकल है 26, 27, 28, 29 में, उसमें दूसरे धर्मों को, इस्लाम को, बौद्ध को, जैन को, इन सबों को परमिट कर दिया गया। तो हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति की कोई भी बातों, विचारों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इस जीवन शैली, जीवन पद्धति जो है, इन्होंने जो डॉक्टर मूर्ति साहब ने जो बताया, वो उसी का एक हिस्सा है। और आज तक हम लोगों के जन साधारण के लेवल पर यदि कहा जाए तो इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में प्रचार प्रसार करना और संस्थागत बदलाव करके इस तरह की चीज़ों को हमारे स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में डालना, बच्चों के दूसरे, तीसरे, चौथे क्लास के बाद से ही इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाना, निरंतर पढ़ाना और जागृत करना, और अपने भारतीयता में फिर से गौरव का अनुभव लाने की प्रवृत्ति विकसित करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये इनका ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जन जन तक अभी जो हमारे जन स्मृति से बिल्कुल बाहर निकल गया है। फिर से पुनर्स्थापित करना एक महती, एक विशाल प्रक्रिया है, और जो बड़ी संस्थागत रूप से ही हो सकती है। छोटा मोटा प्रयास तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और भी हम लोग ज़्यादा करें, स्कूल कॉलेज के लेवल तक ले जाएं, तो यही हमारी शुभकामना है। और आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इनके पिताजी शायद इनके संस्थापक और रनिंग करने वाले हैं। आप लोग ये सारा करते हैं, तो हमें आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय में रुकना नहीं चाहिए, इसी विषय में से रुकना नहीं चाहिए। जी हाँ, जो भी जो सिलसिला स्टार्ट होता है ना, जी हाँ, बहुत मुश्किल से आप स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन रुकने की इसको सवाल नहीं, इसको बहुत बढ़ाना है, बढ़िया आगे लेवल पे ले जाना है। आगे बढ़ाना है। हाँ, अगर वो हम कह रहे हैं कि इस इसको आपके कार्य में अगर मैं कहीं काम आ सकता हूँ, इसे तो वही है जो कि हमारी जब से आर्टिकल जैसे 25 मैंने बोला भारतीय संविधान में, वो जो प्रतिबंध लगाया गया उसको नहीं हटाना नहीं बहुत मैं बड़ा काम है। मैं आपको इसी विषय में थोड़ा सा 2 मिनट समय और दूंगा। असल में मेरे नाना जी ने ये जो इतनी बड़ी संस्था बनाई थी, उसका प्रमुख उद्देश्य उनका मुरारजी देसाई वो नेचुरोपैथी में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किए थे। उन्होंने उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब 1963 में इसकी ओपनिंग हुई थी, तो मुरारजी देसाई ने किया था। तो मुरारजी देसाई ने कहा था
कि नेचुरोपैथी को वो जन की पढ़ाई के साथ वो जोड़ देंगे। तो इसलिए आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाइए जहाँ की डॉक्टर्स और उनके हेल्पर्स तैयार हों। इसीलिए हमारे नाना जी के पास इतनी बड़ी जगह थी उस समय, तो उन्होंने वहाँ पे कमरे बनवाए, हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम ही रखा रिसर्च सेंटर, नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर। लेकिन कुछ गलती से बंगाल की कुछ ऐसी अवस्था हो गई कि उस समय वो माओवादी और ये सब इतना आ गया, तो उस सब जगह डेवलप नहीं हो पाई और सरकारी नीति भी बदल गई कि वो नेचुरोपैथी को आज कोई भी सरकारी अस्पताल में इसको एज ए ट्रीटमेंट नहीं ट्रीट करते हैं। गांधी जी ने जितना इसको शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो रुकी हुई है। लेकिन हाँ, ये बात है, डॉक्टर साहब ने जिस सरलता से हमें समझाया है, नहीं तो होता क्या है, देखिए नेचुरोपैथी में जाते ही पहले तो ये एक्सरे करते हैं कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, उसको सब बंद कीजिए। तो कुछ लोग उससे भी उखड़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने आज जिस हिसाब से बताया, और नेचुरोपैथी में जाके आप वहाँ रह के आएंगे तो आपको स्वयं होगा, को फील होगा कि हाँ, ये वे ऑफ लिविंग है। अब अपने भोजन करेंगे। इसमें चाय जो अपने दिए थे वो नेचुरोपैथी की चाय थी, और एक सलाद की एक बॉल है, वो भी आप देखिएगा।